बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सफ़र मोहब्बतों का की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल और मैं हूँ बाग पीरज़ादा और हम मना रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी सफ़र मोहब्बतों का। और मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की बहुत ही अजीम शख्सियात से और करते हैं उनसे मज़े मज़े की बातें और आपको दिखाते हैं उनकी यादों के वो हसीन एल्बम्स जिनमें ड्रामे हैं, गाने हैं और मज़ाहिया खाके हैं और करते हैं और वो सब कुछ जो आपकी यादों में महफूज है। तो आइए मोहब्बतों के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमानों से। हमारे पहले मेहमान पाकिस्तान टेलीविज़न के इब्तदाई दौर की नहायत काबिल एहतराम शख्सियत हैं। ये पीटीवी के इंतहाई कामयाब प्रोड्यूसर रहे हैं। इनके क्रेडिट पर बहुत ही शानदार मेगा हिट ड्रामा सीरियल्स हैं। उन्होंने पीटीवी के ड्रामों में बहुत ही आला किरदार निगारी भी पेश की। उनके दौर में सभी इनको बहुत ही प्यार और एहतराम से दादा भी कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कासिम जलाली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह जी, बहुत मशकूर है कि आप आज हमारे साथ हैं। शुक्रिया जी बाग। तो आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पीटीवी के इब्तदाई दौर का एक बहुत ही बड़ा नाम आज हमारे साथ मौजूद है। इनका शुमार पीटीवी के कामयाब और मकबूल तरीन प्रोड्यूसर्स में होता है। इनके क्रेडिट पर बहुत सारे मेगा हिट सीरियल्स भी हैं। इन्होंने अपने ड्रामों में आज के कई मकबूल फनकारों को भी मुतारफ़ कराया है। पीटीवी देखने वाले इनके नाम और मकाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब काजिम पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। बहुत मशकूर हैं कि आप जैसी शख्सियात आज इस खुशी के मौके पर पाकिस्तान टेलीविज़न की इस सालगिरह को मना रहे हैं और नाजरीन के साथ इन खुशियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आकर आज? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी भूली बिसरी बातें वो सामने आके खड़ी होती चली जा रही हैं एक से। वाह, क्या तो एक जाहिर है एक एसोसिएशन रही है और वो मोहब्बतें तो और रफ़ाकतें तो इस इदारे के साथ शुरू से ही रही हैं। तो अब उनकी यादें ही हैं जो इसीलिए सफ़र मोहब्बतों का मोहब्बतों का सफ़र बिल्कुल वही है। जी पाशा साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो आज खुशी है कि मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ, मेरे टीवी में आने का और लाने का सबब ये है। अच्छा। हाँ, मैं बेसिकली आई वाज ए बैंकर, मैं स्टेट बैंक में जॉब करता था, लेकिन ये मेरे दोस्त थे। अरे वाह। और बहुत मुझसे बहुत पहले टीवी में थे और फिर इनकी हौसला अफजाई से मैं इन एज एक्टर, मुझे लाए एज एक्टर थे। अच्छा। लेकिन फिर यहीं से फिर मेरा मिजाज इनकी तरफ गया और मैंने इनको डायरेक्शन करते देखा, इनसे सीखा और अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैं भी एज डायरेक्टर टीवी में मैं काम किया मैंने। तो ये मेरे लिए खुश नसीबी है। मैं अक्सर ये हुआ कि इनके साथ मेरे कोई प्रोग्राम बने नहीं ऐसे जो मैं इंटरव्यूज सालगिरह। दूसरी बात ये है कि देखे ये इदारा जो है ना, इस इदारे से हम हैं, हमसे ये इदारा नहीं है। वाह वाह, क्या कहने, क्या बात कही आपने। लेकिन इदारा बरकरार है और आज अगर इदारे ने कासिम जलाली या काजिम पाशा बनाया है तो वो टीवी नहीं बनाया है। अगर हम यहाँ ना होते हमें कौन जानता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल बहुत ही उम्दा किस्म की बात आपने कही है। और अभी हम क्योंकि शुरुआत है तो हम चाह रहे हैं कि नाजरीन को हम कासिम जलाली साहब के ड्रामों पर मुश्तमिल एक यादगार शोरील है जो हमारी टीम ने तैयार की है। इजाज़त है जलाली साहब आप? बिल्कुल पाशा साहब। हाँ प्लीज़। चलिए नाजरीन देखते हैं एक खूबसूरत शोरील। नौशी, अबे तू कहाँ था नौशी? राजा, ये तूने अपनी क्या हालत बना ली? अबे अपनी किस्मत में यही लिखा था, इसमें किसी का कसूर नहीं है। आपने मुझे पहचान लिया अमीर चचा? तुम्हें इस हालत में देख के अफसोस हो रहा है। सिर्फ मेरा ही हाल तो नहीं है अमीर चचा, ये तो पूरी दिल्ली का हाल है। जख्म कहाँ लगा है? जख्म? कोई एक जख्म तो नहीं। बाजू में गोली लगी है।
बेवकूफ़ी की बातें ना करो, डालो इसे। इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है? आप तो बेकार मुझे डांटने लगती हैं। सकीना ठीक तो कह रही है। तुम तमन्ना लेकर क्या करोगे? क्यों करूंगा, क्यों नहीं? मैं ऐसी से जंग में हिस्सा लूंगा जैसे आप बड़े जान लड़ लें। लड़ाई अब कहाँ, लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है। आप बगदाद की खूबसूरती की शोहरत से उसकी ताकत के बारे में गलत अंदाजा कायम न करें। अमीनुल मुल्क, तवले जंग पर चोट पड़ गई। चंगेज खान की तरफ से ऐलान जंग हो गया। जिस तरह आसमान लासवाल पर एक सूरज की हुकूमत है, इसी तरह इस रूए जमीन पर सिर्फ एक खाकान की हुकूमत होगी। मरने वाले को तो सब लोग फिर भी रो लेते हैं, जीते जी जिंदगानी में दिल खट्टा हो गया तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। कोई नहीं पूछेगा मेरे को तो कैसा गुजारूंगी ये जिंदगी पापा। यकीन जानो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्टी साहब की रूह इस वक्त इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी। मैंने वसीयतनामा तो फाड़ ही दिया है। बहरहाल खैर, तुम लोग मुख्तार हो अपने बच्चों के, अब जो उनके लिए बेहतर समझो वही करो। आदाब, सलाम अलैकुम। सलाम आदाब बाद में होगा, पहले ये बताओ कि तुम्हें शर्म ना आई आलमारा के दरवाजे पर आते हुए? वाह भैया वाह, इनकलाबात हैं जमाने के। ये उसी औरत की बेटी है जिसे आपने 10 बार ये बावर करवाया कि इस घर में वही कुछ होगा जो आपकी बहनें चाहेंगी। गलती की थी, छक मारी थी, पछता रहा हूं। रूसा ही मेरा मुस्तकबिल है। रूसा का मुझसे दूर रहकर आबाद रहना मेरी कहानी का खूबसूरत अंजाम है आसिफ साहब। अरे तू तो बड़ी खुशनसीब है। अरे तेरा तो कोई पूछने वाला मौजूद है। अरे जरा मुझे तो देख, तरस खा मुझ पर। मेरी बेटी आई थी मेरी हमदर्दी करने, मगर लगी भी है वो तुझसे हमदर्दी में। अब तक कोई खबर नहीं आई, कहीं वो लोग पकड़े ना गए। अगर ऐसा होता तो हैदर अली कब का यहाँ पहुंच चुका होता। एक इल्तिजा है साहिब आलम। कहिए। आप इन कमजोर हाथों को कभी छोड़िएगा नहीं। हम हश्र में भी आप ही के नाम से उठना चाहते हैं। आपसे वादा है रुकैया बानो। अपने शौहर की कदर करो। मुल्को ढूंढोगी तब भी ऐसा शरीके सफर नहीं पाओगी। हमारे दिल पर नश्तर चुभोकर कहा जा रहा है कि हम मुस्कुराएं, नश्तर जनी की दाद दें आपको। कैसा बेरहम मुतालबा है आपका। जबरदस्त, क्या कहने। सर, हमारे मतीन महमूद साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से मास्टरपीस और ये क्लिप्स निकाल के वीडियो तैयार की, कैसी लगी आपको? नहीं माशाल्लाह, और सबसे ज़्यादा तो इसको देखने के बाद उन यादों से वाबस्तगी हो रही है कि इनमें ज़्यादातर लोग अब हमारे साथ नहीं हैं, बिल्कुल, जो कभी हमारे साथ हर वक्त मौजूद हुआ करते थे। यही ज़माना है और इसी जो तब्दीलियाँ आती हैं यही इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक वक्त था कि इनका तूती बोलता था जी जी, और लोग इन्हें पसंद करते थे। अब ये ज़माना तब्दील होता रहता है, वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, तो देखने के बाद आदमी को जाहिर है एहसास तो होता है, फीलिंग्स तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यादों जाहिर है। बिल्कुल। पाशा साहब, आपको कैसा लगा हमारा शोरीज? देखिए, मैं तो खैर वैसे ही पुराने जो पहले के प्लेज हैं मैं बहुत ओन करता हूँ, और मैंने मुझसे जो पहले के प्लेज थे, जो सीनियर्स थे मेरे, उनके ड्रामों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनके ड्रामों से, शहजाद खलील साहब के ड्रामों से, गुफरान इम्तियाज़ी साहब के ड्रामों से। वाह वाह। ये वो लोग थे जो हमसे भी पहले थे, और ड्रामे की डी जो है ना वो उन्होंने इस टीवी में बुनियाद डाली है।
तो हमने उनसे बहुत, और हमारी ये ख्वाहिश है कि अब जो आने वाली जनरेशन है, ये जो आने वाले लोग टेलीविज़न में हैं, वो इस काम से सीखें, इसको देखें। कोई बुराई नहीं है सीखने में, या कोई अना का मसला नहीं है ये, मतलब। लेकिन जो चीज़ आज मुझे दुख ही होता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न मुकाबले में बहुत पीछे हो गया है ड्रामों के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि नहीं होना चाहिए। बुनियाद है आज जितने चैनल्स की बुनियाद है वो पीटीवी में के लोगों ने रखी हुई है। जी जी, यहाँ से लोग बुलाए जाते बेशक, थे बेशक। और वो चैनल को यानी जिंदा करते थे, लेकिन आज वो पता नहीं है। तो मेरा ये प्ले देखने के बाद यही होता है कि इसका एक एक शॉट बोलता है कि ये हमें किसी समझदार आदमी ने बनाया गया है। जी बिल्कुल। इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि काश आने वाले लोग जो है ना वो भी इनको देखें, सीखें। मिलते हैं ये हर जगह ऐसे पुराने प्लेस, मेरे बड़े प्लेस लोगों के पास मिलते हैं। जलाली साहब के बेताजा प्लेस मार्केट में लोगों के पास। तो सर वो प्लेस क्यों ना हम देखें। हमने आपके लिए भी आपके ड्रामों पर मुश्तमिल एक शोरील तैयार की है, तो नाजरीन हम देखते हैं और हमारे मेहमानों को भी दिखाते हैं। कहो मुझे इतनी रकम दे दे कि कुछ जिंदगी आराम से गुजर जाए। मैं तुम्हें डैडी से एक पैसा भी नहीं लेने दूंगी। और अगर मैं यहाँ रहा तो हो सकता है कि रिदा की शादी वसीम से ना होने पाए। क्यों? तुम क्या कर लोगे? मैं क्या कर लूंगा? हाँ, हो सकता है शादी के ऐन मौके पर तमाम लोगों के सामने मैं वो कुछ कर गुजरूं जिसका तुम तसव्वुर नहीं। कोई रक्षा मिल जाएगा? हाँ, क्यों? डॉक्टर के यहाँ जाना है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैं अपना खुदा गाड़ी ले आता हूँ। रक्षा से तो अपना खुदा गाड़ी बहुत अच्छा है। अम्मा की तबीयत नहीं ठीक, उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। तो मैं रक्षा लाता हूँ, अभी लाता हूँ। वाह वाह वाह, खूबसूरत, एक से एक बढ़कर क्या ड्रामा। पाशा साहब क्या क्या महसूस किया आपने? मैं तो खैर इन टच रहा हूँ, बाद में भी, इसके बाद भी मैंने टीवी से रिटायरमेंट के बाद भी मैंने प्लेस किए हैं। लेकिन मुझे जो मज़ा इन प्लेस में आया है वो अब मौजूदा दौर में प्लेस करने में भी वो मज़ा नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंसेस मैं यहाँ देखता हूँ ना वो मुझे आज नज़र नहीं आती। क्वालिटी नहीं है वो। हाँ, नहीं, उसकी वजह ये है कि उस ज़माने में सिर्फ ये इदारा होता था, ये चैनल होता था, सारी तवज्जो फनकार जो है ना वो यहाँ देते थे। आज ये नहीं है। और चलता भी था तो सबकी नजरों में होता हाँ, था। टाइम से लोग शादी कार्डों में जो है ना अपने टाइमिंग्स ड्रामों को देख के लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ना हो कि शादी में कोई पहुंचे ही ना। जी जी, ये जमाना गुजारा है हमने, इन्होंने। बिल्कुल। तो अब तो बिल्कुल बदल गया है। कितना अच्छा लगता होगा ना। और अब तो हर चीज पता है कि बस बाद में देख लेंगे, नेट पे आ जाएगी। फख्र महसूस होता था। अब जबकि दुनिया जी जलाली साहब बिल्कुल डिजिटल के मूड में बैठी हुई है, हर जी चीज जी बिल्कुल अपने आप में एक तब्दीली चाहती है, और एक उंगली की पोर से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। हमने उस दौर में काम किया है जहाँ सारा काम मैकेनिकल हुआ करता था। बड़े बड़े सेट, हवेलियाँ एक टेबल पे बनाई जाती थी और उनको हम छोटे कैमरे बोलेक्स से 16 mm पे कन्वर्ट करते थे। टेप भी 2 इंच की टेप होती थी, 2 इंच की टेप होती थी। क्वालिटी सारी एनालॉग होती और थी। सर लोकेशंस पे भी इतना काम, यू सेट बनाए जाते थे, क्रोमा पे काम होता था पहले। बहुत ज्यादा, बहुत हर डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल पे काम होता था। आपसे जी जी आपसे अब बात यह है कि काम करने वाला चाहिए ना। बिल्कुल। फिर उसकी वो सोच होनी चाहिए, जैसे हम और काजिम सोचा करते थे, जो चीज़ सोचते थे वही करते थे, यानी उसमें कंप्रोमाइज कोई नहीं होता। वाह वाह, क्या तो बात। क्वालिटी नजर आती। क्या कहने आप। और वो स्पेशल इफेक्ट्स जो सिर्फ मशीनें करती हैं वो हम लोगों ने किए, यानी वो बड़े बड़े किले और बड़ी बड़ी जगह जो हैं वो हमने टेबल पे बनाई और उनको ओरिजिनल के साथ मिक्स करके इस तरह से पेश किया कि लगता ही सही वाकई अब हमारे ज़माने का कैमरा भी वो था कि जब आखिरी चट्टान में उस कैमरा आउटडोर पे ले जाएं और अगर आपने तेज पैन कर लिया तो स्ट्रीक आ जाती थी, लाइन आ जाती, यानी टाइमिंग्स को भी मैच करना होता था। तो बहुत खूब। हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें
एक ज़माने में जब मैं आखिरी चट्टान का टाइटल बना रहा था जी जी तो छोटा सा इतना बड़ा सा तो टोटल वो हवेली थी, उसमें एक तलवार भी लगी थी, नीचे ढालें भी लगी थी और उसमें आग लगानी थी। हमारा आग का शोला तो उसे पूरा भग से उड़ा देता। सोचते रहे भाई इसमें किस तरह से, या तो सुपर करो तब भी बड़ी आग आएगी, हमें तो छोटी चिंगारी से काम लेना है। फिर सोचते सोचते एक ज़माने में ख्याल आया कि क्यों ना हम पोटाशियम परमैंगनेट डालें और फिर इधर से ग्लिसरीन लुढ़का दें तो वो आग लग जाएगी। और वही हुआ, कामयाब तजुर्बा हुआ हमारा कि जैसे ग्लिसरीन से वो पोटाशियम परमैंगनेट मिला उसमें आग लग गई। और उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि उसने बाकी चीज़ों को किसी को नहीं जलाया, लेकिन वो शौला लहराता हुआ पूरा नजर आया और हमारा काम। कितनी मेहनत से काम हुआ करता था पहले। सोच की बात थी ना, सोचते थे उसका हल निकालते थे। अच्छा बादशाह साहब, आप मुझे बताएं, आपने माशाल्लाह इतना काम किया है और आज के बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनको फर्स्ट टाइम आपने इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत ज़्यादा है, नहीं मेरे और जलाली साहब के क्रेडिट पे पाकिस्तान टेलीविज़न में गालिबन इन्होंने और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस। तो उस हवाले से कुछ बताएं, और नए लोगों के साथ काम करके उस वक्त क्या आपको मुश्किल पेश आती थी? बहुत ऑडिशंस भी होते थे और फिर वो एक अजीब माहौल बनता था। यही स्टूडियो था और दो ढाई, उस ज़माने में 2-2-250 लोग ऑडिशन के लिए आते थे ड्रामे के। अच्छा। उनको हम उनमें से चुनना होता था, तो उनमें निकले बहुत सारे लोग, उन्हीं ऑडिशंस में से निकले। आज और के बड़े बड़े नाम फिर हैं। वो कहाँ पहुँचे हैं, मतलब अल्लाह का शुक्र ये है कि वो कहाँ पहुँचे। आज भी कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल आप जैसे लोग सिखाएंगे उनको तो जाहिर है उनको तो पहुंचना था उधर। बस ये है कि नहीं, फिर मेहनत भी की है। देखिए बगैर आज ये है कि वो ये सोचते हैं बस कौन कौन थे, नाम बताइए हमारे नाज़रीन को। नाम बताएं उनमें से आज जो बहुत बड़े नाम ये हैं। आपने अभी जो देखे इसी में ही देखे हैं आप, शब्बीर जान है, वारसी है, फिर कुछ मतलब मैं ये पिंडी में करती थी ड्रामे, बुशरा अंसारी जी जी। पहला सीरियल उन्होंने यहाँ आया, मैंने उनको बुलाया, बल्कि इनकी शादी भी नहीं हुई थी जब। इमरजेंसी वार्ड एक मेरा सीरियल था जिसमें बुशरा को बुलाया इस्लामाबाद से और महमूद अख्तर को बुलाया लाहौर से। साहिबा ने जिक्र भी किया है इस बात बुशरा माशाल्लाह फिर तो एक इंटरव्यू में ऐसी वो रही कि टीवी पे छा गई, बिल्कुल है ना। इसी तरह बेतहाशा। तो सर मुश्किल नहीं होती थी आपको? 200-250 लोग ऑडिशंस के लिए आते थे, सिलेक्शन चुनना होता था ना, उसमें से ये बात चुननी होती थी कि आप वो देखें जिस ज़माने में ये हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है टीवी में, तो जो टीवी में आने वाले लोगों की तादाद थी वो 1200 से ज़्यादा थी। अच्छा। तो उसके लिए इस्लामिया कॉलेज यहाँ एक बड़ा मशहूर है, उसको सेंटर बनाया गया और वहाँ उनका इम्तिहान लिया गया रिटर्न। अच्छा। ये यानी मकबूलियत का यह हाल था। टीवी एक ही चैनल था और इदारा था ये बाकायदा, और यहाँ लोग ऐसे देखते थे। मैंने तो वो भी वक्त देखा है कि जब सदर में यहाँ मेन दुकानें थी जो टीवी की, तो उसमें से मैं देखता था कुछ आदमी भीड़ लगी हुई है सेट के आगे, कुछ एक आदमी को निकला पीछे जाके देख रहा है कि ये आवाज़ें शक्लें कहाँ से आ रही हैं, टीवी सेट के पीछे जाके देख रहा है वो। मतलब वो दौर भी स्टार्ट हुआ है टीवी का। और आज माशाल्लाह जैसे जलाली साहब ने कहा कि एक टच ऑफ द बटन जो है ना, वो सारी चीज़ अब जिसकी बात इन्होंने ये की है शोले की, और इसकी आज देखें जो मूवियाँ लगी हैं आज, जो अभी पिछले दिनों मूवी लगी है, किस कदर टेक्निकली एडवांस है। हाँ। लगता है जैसे कि हॉलीवुड में बैठे हुए हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। बिल्कुल ग्रेजुअली ये इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन हमें ये खुशी होती है और इनको भी यकीनन होती होगी कि हमने उस दौर में काम किया है जब ये कुछ नहीं था, सिर्फ जहन था। उस वक्त सिलेक्शन हो जाना भी कितनी खुशकिस्मती की बात थी कि मतलब एक ही इदारा है और आपने इस पे काम करना है। जी जी। जलाली साहब, आपने भी कुछ नए अदाकारों को इंट्रोड्यूस करवाया था बेशुमार। शमा ड्रामे में आपने जावेद शेख साहब को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पहली बार। नहीं बहुत सारे, और भी बहुत सारे बेशुमार। जी जी। हाँ, तो होता ये था कि उन फनकारों का इतने पॉपुलर होते थे कि निकलना जाना आना बड़ा मुश्किल होता था। एक ज़माने में जब मैं शमा कर रहा था
तो उन्होंने 20वीं सदी में अफसाना निगार मशहूर उन्होंने लिखा कि मैं एक शादी में गई तो वहाँ पता चला कि आप बहुत जल्दी आ गई हैं, ये लोग तो क्षमा देखने के बाद आती है बारात। तो ये हुआ है। ये हालत होती थी। क्या बात। एक ज़माने में किसी ने हमें दावत में बुला दिया तो सोल्जर बाज़ार यहाँ एक इलाका है, वहाँ उनके घर दावत में गए, तमाम फनकार थे शमा के, तो जाने के बाद ऊपर ट्रैप हो गए, नीचे पूरा इज़्दिहाम, एक लोगों का रश, तो पुलिस को बुलाना पड़ा कि हमें निकाला जाए। अच्छा। तो ये हालत होती थी, सन्नाटे हो जाते थे रोडों पे। और पाकिस्तान टेलीविज़न पर प्रोड्यूसर बनने का ख्याल कैसे आया आपको? ये तो है। ये तो आपसे इंस्पायर होके जी। आए। आप किससे इंस्पायर होके आए? आपने कैसे स्टार्ट किया? क्या सोचा था आपने जब आप छोटे होंगे? कुछ सोचा होगा? नहीं, जैसे काजिम पाशा ने बताया, ही इज बैंकर, मैं तो साइंटिस्ट था। अच्छा। मेरा तो इधर कोई रुझान ही नहीं था। सल्फेट और ग्लिसरीन वाला जो है आपने हाँ। तो ये साइंस से आया है। हाँ, जाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नॉलेज होती है एक आदमी के। मुझे अदब का मालूम ही नहीं था, जब मैं आया हूँ अदब से भी और हिस्ट्री से भी लगा हुआ, तो फिर मैंने उसमें भी पूरी काविशें और कोशिशें की कि लोगों तक पहुँचाऊँ। जो सबसे बड़ा काम जो मेरा ये था, जो मैंने वक्त का आसमान शुरू किया, जब मैंने ये देखा था कि दुनिया साइंसी तरक्की में कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारे लोग कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते, तो एक सीरीज शुरू की थी जिसमें सारे साइंटिफिक टॉपिक्स थे। और ये जो इस वक्त पॉल्यूशन का और माहौलियात का जो सिलसिला शुरू है, वो उस दौर में हमने बता दिया। 91 और 92 में हमने लोगों को कॉन्शियस किया कि आप इस वक्त को इस्तेमाल में ले आएँ, आप देखें कि आपके साथ क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस आने वाले। उन्हें बाकायदा दांगे दहल लोगों को बताया कि आप होशियार हो जाएं कि ये आपके उसमें सब किया हमने, जितने भी पॉल्यूशन थे, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन, सब के ऊपर ड्रामे किए और इंटरेस्टिंग ड्रामे किए। इवन शोर बाजार तो खुद एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, उस पर बड़ा खूबसूरत ड्रामा हुआ और ये सब ऑन एयर गए, लोगों ने देखे। फिर हम लोगों को हमने जेनेटिक्स की तरफ लाए और हमने बताया कि क्रॉस मैरिजेस के फवाइद क्या हैं, उस पर ड्रामे की, अवेयरनेस देने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देने का एक पर्पस था आपका। तो वो सारी चीज़ें जो मॉडर्न दौर की ज़रूरत थी, वो हमने पूरी दिखाने की कोशिश की और उसमें बड़े कामयाब रहे और बड़े अच्छे ड्रामे थे। फिर उन बीमारियों को जो कि बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी पर असर करती थी, उनको हमने उनके ऊपर ड्रामे बनाए और बड़े अच्छे वो ड्रामे साबित हुए, जिसमें एड्स के ऊपर था, काली दीमक, बेइंतहा पॉपुलर हुआ और लोगों को इफेक्ट किया। कितने यूनिक टॉपिक्स और लेकर आए हैं सर। फिर और साइंटिफिक में आएगा, हमने कहा भाई सूरज की तरफ देखे, सूरज को ज़रा देख के उन्वान से बेशुमार ड्रामे किए कि ये सनलाइट कितनी ज़रूरी है, उस पर ड्रामे हुए। और आज देखें, आज सनलाइट बाकायदा हमारी ज़िंदगी में शामिल हो रही है और आने वाले दिनों में सनलाइट ही होगी हमारे पास कि ये सारे कोई नहीं होंगी कंपनियां, ये कोई कुदरत है एक और कुदरत का जो निज़ाम है। उस ज़माने में ये भी था कि बैरून मुल्क हमारे ड्रामे इतने पसंद किए जाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसे यानी साहब कह रहे हैं, वहाँ से वो लोग एडवाइजेस करते थे कि इस टॉपिक पे करें, यहाँ देखिए ये चीज़ जो है ना बड़ी देखी जाती है, तो इस टॉपिक किए, उन टॉपिक्स पर ड्रामे किए। मैं एक दफ़े मेरा कनाडा जाना हुआ, आप यकीन करें, ग्रुप लेके गया था मैं, उन्होंने एक बड़ी सी गाड़ी मेरे लिए अलग भेज दी, डायरेक्टर, मैं जंगलूस करके गया था उस ज़माने में। अच्छा। तो सिख कम्युनिटी थी, उनका प्रोग्राम थे। मैंने कहा भाई बात सुनो, मैंने बैठना है बस में जिसमें मेरी टीम बैठी है। नहीं सर, वो आप यू आर डायरेक्टर। मैंने कहा वो हॉलीवुड का होता होगा, मैं डायरेक्टर ऐसा हूँ जो पाकिस्तान में डायरेक्टर मिक्सअप रहता है अपनी टीम के साथ। क्या कहने, लेकिन इतनी मकबूलियत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल। जितने वहाँ फंक्शंस होते थे एजाज में, आज भी उन ड्रामों को माना जाता है, देखा जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी ड्रामे जरूर देखते हैं। जी जी। हर
मुल्क से ये होता है कि जो बात हम वाह, पहले वाह। देखते रहे वो नहीं मिलती है। वाह वाह, बहुत उम्दा। और ड्रामाओं पे बातें चलती रहेंगी, आप जैसी शख्सियात हमारे साथ हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। सो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मोहब्बतों के इस सफ़र में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ आज बहुत ही अजीम शख्सियात मौजूद हैं और इनसे बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। इसके साथ ही हमारे पास कुछ है, आई थिंक एक शोरील है बाग। जी जी, और हम जलाली साहब की अदाकारी से भरपूर एक मुख्तसर सी शोरील है जो अपने नाजरीन को दिखाना चाहेंगे। सर इजाज़त, आपकी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं हो सकता आज। चलिए नाजरीन देखते हैं। घंटी की आवाज में जो दर्द है उससे जाहिर होता है कि जरूर कोई फरियादी आया है। दोपहर को 2 घड़ी कहलूला करना हराम हो गया है इन फरियादियों की वजह से। और ये सब हमारे बिरादरी निस्बती का कसूर है। बता मेरा मुंह ना खुलवाइए सरकार हुजूर। हम वजीर मोहतरम को तंबीह कर देंगे कि खाने की चीजों में इमले की दुरुस्ती पर जोर न दे, मगर उसका यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तुम्हें उमूर ममलिकत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। जाओ जाकर बाहर खेलो। बादशाह और इस हुलिये में तुम धोखेबाज। ये आप फरमा रहे शहंशाह मौसम अपने मेहमान के लिए। हमारा मेहमान धोखेबाज नहीं होता, वो बड़ी ईमानदारी और बहुत खुलूस के साथ अपना ताज हमारे हवाले कर देता है। और तुम ले जाओ इस धोखेबाज बहरूपिये को और जवाहरात शाही खजाने में जमा करके इसे जिंदा में डाल दो। और एक मुअर्रिख के लिए उसका मुस्तकबिल भी जरूरी है, चाहे वो उसकी सांस का अगला ही लम्हा क्यों ना हो। लेकिन अलीजा, मैं तो वहां। तुम हमारी तारीख लिखोगे। वजीर मोहतरम, हम हुक्म देते हैं कि इस मुअर्रिख को शाही खिलत और सरकारी कलम इनायत किया जाए। आप खन्ना साहब खूब अच्छी तरह से जानता है कि आज हम किस वास्ते इधर और क्या बात करने के वास्ते जमा हुआ है। हम ये चाहता है कि एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर, एक साफगार माहौल के अंदर हम लोग अपना बात खत्म करें, आज सब्र तहम्मुल से काम लें। आप शायद कुछ तंज कर रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इस वक्त जिस इलाके में हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो भारत, मेरा मतलब लक्ष्मीपुर से है। ये खन्ना साहब बहुत बड़ा मुगलता है, हम चाहता है इस मुगलते को दूर करें। अभी आप ये सर्वे अवार्ड जो है उसको देखिए, अभी इससे आपको इस बात का पता चल जाएगा जो आपके दिल में शुकूक है। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। कैसा लगा जलाली साहब आपको? नहीं, जाहिर है यादें ताज़ा हो गई होंगी। ये एक्स्ट्रा खुसूसियात हैं, मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल अपने शोबे से, अपनी फील्ड से हटके जो खुसूसियात है, मतलब जो लोग टीवी में आते थे वो ऐसे ही नहीं आ जाते थे। बिल्कुल उनके अंदर कोई चीज होती, कुछ होती थी। बिल्कुल अब जरूरत पड़ी इस रोल में, इनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता था, तो इनको करवाया। ये इनकी प्रोडक्शन नहीं थी। जी जी, ये हमारे दूसरे एक कुलीग साथी हैं हैदर इमाम रिजवी, उनकी प्रोडक्शन थी। अच्छा, बादशाह बने थे जिसमें। अरे वाह। और आज इस राज से भी पर्दा हटा देना चाहता हूँ जी जी, कि जिस वक्त ये ताज पहने खड़ा था तो मैं यहाँ प्रोग्राम मैनेजर होता था। इतनी फुर्सत नहीं होती थी क्योंकि ऑफिस के सारे काम भी देखने होते थे कि ये लंबे लंबे जो शाखार डायलॉग लिखलाता था उन्हें याद कैसे करे, वक्त ही नहीं मिलता था। तो आपको देख के हैरानगी होगी कि ये मुझे एक भी ये मुकालमे याद नहीं थे। और मुझे इडियट शीट दिखाई जाती थी, उन इडियट लोगों को
जो मुकालमे नहीं बोल पाते थे उस पर डायलॉग लिखते थे और मैं इस खूबसूरती से वो डायलॉग देख लेता था और बोल देता था, कोई पकड़ नहीं सका। वाह वाह वाह, ये खूबी किसमें थी, मैं एक बात बताऊं, एक ज़माने में जब हम ज़ियामुद्दीन शो कर रहे थे तो उसमें ये कमाल कि आपको महसूस ना हो और आप पढ़ रहे हो, ज़ियामुद्दीन को हासिल था। क्या बात है, क्या बात है, उनकी शख्सियत। तो हमने वहाँ से उनको देखा, हमने कहा यार कि ज़रूर कोई बात करके देखा, कामयाब हो गए, कोई नहीं पकड़ सका। और आपने ड्रामे भी बनाए और उनमें अदाकारी भी की, तो ज्यादा मजा और ज्यादा किस चीज में आपने? तो भाई हर चीज को जानना जरूरी है ना, जब आप किसी को बता रहे हो तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए ना पीछे। अरे वाह, क्या क्या नज़ाकत है इस बात में। अच्छा, मैं नाज़रीन को ये भी बताऊं कि सर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया है और माशाल्लाह से पीटीवी के एक टाइम पे आप जीएम भी रहे हैं और काजिम पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनको भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया है। तो माशाल्लाह। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका एक बहुत ही मकबूल सीरियल था जांगलूस, जिसका भी आपने जिक्र किया, तो उस हवाले से कुछ बताएं ना हमारे नाज़रीन को। देखिए वो ऐसा था कि वो एक नावल थी, शौकत सिद्दीकी साहब मरहूम, जो बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं हमारे, अब तो अल्लाह वो नहीं रहे, उनका वो तहरीर करदा और वो मशहूर आदमी हैं जिनके एक इससे पहला नावल खुदा की बस्ती थी। अच्छा। वो भी टीवी के शुरू के ज़मानों में एक बेमिसाल सीरियल गई है, यानी टीवी का जमाव जो है ना उससे हुआ है। और आप यकीन करें, फ्रांस में मैं एक लाइब्रेरी है पेरिस में, मेरा जाना हुआ इत्तेफाक से, तो मुझे जो सारी दुनिया के अदब जो है ना उसमें मिलते हैं बुक्स, अंग्रेज़ी में ट्रांसलेटेड ये वो करके। मैं जब वहाँ गया तो पाकिस्तान का भी एक शोबा था जिसमें मैं हैरान रह गया कि उसमें पाकिस्तान के 3 नावल नज़र आए मुझे। अच्छा। एक खुदा की बस्ती, एक जांगलूस और एक अलीपुर का एली। मुमताज़ मुफ्ती साहब ये हमारे लाहौर के राइटर थे, उनका लिखा हुआ। अच्छा। ये 3 नावल मुझे उस दुनिया के बेहतरीन अदब में नजर आया, लेकिन वो सीरियल इतना यानी कंट्रोवर्शियल था कि उसको कई बार उसको कोशिश की गई कि उसको किया जाए, लेकिन रुक जाता था, रोक देते थे। अच्छा। फिर एक दिन मैंने कई बार उसको पायलट बनाने की एक दिन इत्तेफाक से एक इदारे में मैं और जलाली साहब एज जज बैठे हुए थे, तो यहाँ से बलोच साहब हमारे जनरल मैनेजर थे, उनका फ़ोन आया कि आप फ़ौरन टीवी आ जाइए। अब्दुल करीम बलोच साहब। मैं यहाँ आया तो मुझे एक बहुत बड़े एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, बेनज़ीर साहब का ज़माना था वो। तो उन्होंने कहा मुझसे, एक भाई बात सुने, जांगलूस सीरियल करनी। मैंने कहा सर मैं तो 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ। कहते हैं वो ज़माना गुजर गया, अब ये बेनज़ीर का ज़माना है, आपको ये देनी है सीरियल। तो वो सीरियल मैंने। वाह वाह, क्या बात। लेकिन आप यकीन करें, जो पहले मैंने तो बीच में वो फिर भी रुक गई थी, वो उसकी भी वजूहात थी तो ना। दोबारा वो क्यों नहीं चला? बस वो वजूहात बहुत सारी थी। पहले जब मैंने उसका एक पायलट प्रोग्राम बनाया था, उसमें सलीम नासिर मरहूम और तलत हुसैन साहब ने वो रोल किया था, जो बाद में शब्बीर जान और एम वारसी ने वो रोल किया। 18 किस्तें जब मैंने कर ली तो हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने एक दिन फ़ोन पे मुझे कहा बस इसको रोक दो, यहाँ असेंबली में बातचीत शुरू हो गई है वडेरों की और ज़मींदारों की और इनकी कि भई हमें बदनाम कर रहे हैं इस पे दिखा तो सीरियल को रोक दिया गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र ही है, अपना वो जो मकाम छोड़ना था, शौकत साहब मरहूम की जो नावल का इमेज था वो सीरियल में बरकरार और नाम भी आज तक जिंदा है। हाँ, बहुत खूब। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम रहे। कोयटा मेरा जाना हुआ, मैं जब यहाँ था तो मैं मेरी वाइफ दोनों ट्रांसफ़र हो गए कोयटा उस ज़माने में स्टेशन माना जाता था जिसको कि सज़ा के तौर पे भेज दें। हमने कहा भेजें, कोई मसला नहीं, लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि हमने कोयटा में रहते हुए कोयटा ड्रामे का स्टेशन बना। मेरे जाने के बाद मैंने वहाँ बेताशा प्रोग्राम दिए और छाँव जैसी एक मकबूल आम सीरियल
वो मैंने कोयटा से की। जी जी और मेरी वाइफ ने बच्चों के प्रोग्राम किए और उसको PTV अवार्ड्स दिए। जी जी बिल्कुल बेशुमार। और फिर वहाँ ये आलम था कि वो लोग वहाँ अदाकार नहीं मिलते थे। कोयटा में कोई अदाकार नहीं मिलता था और सब लोग लाहौर से और कराची से बुला लेते थे। अच्छा। मैंने कहा मैं अदाकार यहीं से निकालूंगा। अरे वाह क्या बात। और फिर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मैंने वहीं से लैला ज़ुबैरी, वाह वाह, एनी जैदी, बहुत खूब, अयूब खोसो, हसाम काजी, रियाज, ये सारे अदाकार वो थे जो कोटा में थे। वाह वाह। लैला ज़ुबैरी इनके नहीं कोटा में थे, इनके हस्बैंड की पोस्टिंग आर्मी में थे माशाल्लाह, वो वहीं थी। एनी जैदी के हस्बैंड कर्नल थे, वो भी वहीं थी। मैं उनकी ठोड़ियों में हाँ मिन्नतें करके उनके मियाँओं की और उनको लेके आया। अच्छा तब वहाँ से सीरियल बातों का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। हमारे पास एक और शोरील है जो PTV के लॉन्ग प्लेज और ड्रामा सीरियल्स पर मुश्तमिल है, तो नाजरीन हम देखते हैं और अपने मेहमानों को भी दिखाते हैं। सयाजी का कहना मैं मानूं के डालो, घूंघट उठालो के घूंघट निकालो, सयाजी का कहना मैं मानूं के डालो। क्या मिलर? Why don't you? मेरा मतलब है कि तुम चीफ इंस्ट्रक्टर से क्यों नहीं मिलते? तरक्की तरक्की तरक्की, तंग आ गई हूँ इस लफ्ज़ से मैं। कोई हद भी होती है? तरक्की की कोई हद नहीं होती। तुम्हें किसी ने बहकाया है? मुझे तुमने बहकाया, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। श्री, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जरी मेरी बात सुनो। मेरा तो ख्याल है कि तुमने एडजस्ट होने की कोशिश ही नहीं की है। मुझमें इतनी बर्दाश्त ही नहीं है। ठीक है, अगर हालात वाकई तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हैं तो हाँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ। जब कुछ नहीं था तो मुझे इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अब मेरा खून सुलगने लगता है। देखो, कोई तो हो जो सफिया, ये जो रुपया होता है ना, ये भी औलाद होता है। मैं भी इस मुल्क की एक पेट्रियाटिक शहरी हूँ, मेरे भी कुछ हकूक हैं, कुछ राइट्स हैं। ओ जी, पानी लाऊं ठंडा? हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू। मैंने तुमसे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। कितनी उम्र बताई थी तुमने? 32 बरस, और मैं 32 बरस की नहीं हूँ। आसमान का चांद है और मैं एक मामूली कनीज। दीवार साफ कर रही थी जरा। हाँ, दीवार तो बहुत ही रैली पड़ी है अभी तक। हाँ, इसीलिए तो साफ कर रही थी। अच्छा खैर छोड़े, अच्छा थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ आ जाए। क्यों भाई, तुम्हारी तरफ क्यों आ जाए? अरे मैं तो थूकती भी नहीं तुम्हारे यहाँ, मेरी आती है जूती। मैं जा रही हूँ मिर्जा साहब, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आपकी हरकत और आपकी सकनात आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरे शेर गंदे नहीं है, आपका मगज गंदा है। सच सच पूछती हो जाना है बेगम, तो इस वक्त भी आपके पास बहुत कुछ है। अब भी आपकी सूरत हाल देखने के बाद ऐसा लगता है कि कम समय की इब्तदाई मरहलों से पीछे खड़ी हैं आप। कुछ है? अरे मैंने 12 बनाए थे, 6 कहाँ गए? बहू कहाँ गए 6 कोफ्ते? इस घर में कौन मुझसे पूछ के जाता है? वो भी चले गए होंगे बगैर पूछे। मेरी क्या हैसियत है इस घर में? मेरे सीरियल में ये बगावत किस किस्म की चल रही है? अपने दिल से पूछो। दिल? लेकिन तुम्हारे पास दिल है कहाँ? मैंने किया क्या है मिस रोजी? तुमने दिल तोड़ा है, तुमने उसका दिल तोड़ा है जिसका तुम्हें खुद पे इल्म नहीं है। Touch me not, Bashira. Birds and passengers, oh, birds and passengers. Rano. What way? Listen, Rano. Way, what way? I promise you, Rano, I will come back soon, Rano.
पंछी थे परदेसी. I mean birds and passengers are never bad. But no princess is very sad way. Give your shoulder to my dolly brother way. Give your shoulder to my dolly brother way. जबरदस्त, वाह वाह, बहुत ही मजा. अब ये आपने जो देखे हैं ड्रामे, बिल्कुल उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, उनका कहना ये था कि पीटीवी के ड्रामों ने इंडस्ट्री को फेल कर दिया है. वजह क्या थी? जिस अंदाज के यहाँ स्क्रिप्ट बनते थे और जिस तौर पे प्रोडक्शन होती थी, डायरेक्शन होती थी और अदाकारी जो होती थी, आप यकीन कीजिए फिल्म स्टारों से ज़्यादा हमारे टीवी के अदाकारों की वक़्त थी. अगर किसी महफिल में कहीं चले जाते थे, जैसे जलाली साहब ने बताया कि वहाँ पुलिस आ जाती थी कि उनको बचाओ, इतना मजमा, इतना भीड़ हो जाती थी. तो ये अल्लाह का देखिए ना कि हर ड्रामा अपनी जगह एक खूबी. अच्छा, उसमें ज़्यादातर उन राइटर का भी कमाल है जिन्होंने बड़े सिद्क़ दिल से लिखा. जैसे अनवर मकसूद के लिखे हुए ड्रामे, हर ड्रामा आपको एक अजीब अनोखा नजर आएगा. क्या बात. बजिया लिखने वाली थी सलीम अहमद साहब, असद मोहम्मद खान साहब, हाँ, इन लोगों के मुन्नू भाई. अच्छा, प्रोड्यूसर भी वैसे थे, मतलब सायरा काज़मी, वाह वाह, बेहतरीन प्रोड्यूसर. शहजाद खलील साहब, हाँ, शहजाद खलील, वाह वाह. ये उस दौर के वो थे जिनको हम देख करके उनसे सीखते थे कि क्या क्या. मोहसिन अली मरहूम हमारे जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, जी जी, जिन्होंने बड़े बड़े तारीखी भी किए हैं. और शेरी अजीम साहिबा भी हैं, शेरिया मोहतरमा, शेरिया बिल्कुल अजीम, बिल्कुल, बहुत इस कदर उम्दा सीरियल, यानी वो बहुत उम्दा. यानी मैंने वो डायरेक्टर ऐसी देखी थी, मैंने उनको असिस्ट भी किया है. अच्छा. हाँ, कि वो अगर यानी शीशे पे मक्खी बैठ जाए तो कहते थे कि भाई इसको सफा करवाओ. मक्खी बैठ के गई है. सायरा काज़मी साहिबा, सायरा माशाल्लाह, उनको भी नवाजा है अवार्ड से, उनको मिला है परफॉर्मेंस. और उन्होंने क्या क्या काम, खुद अदाकारा थी वो. और इकबाल अंसारी साहब, इकबाल, बहुत अच्छे इकबाल ने प्लेस किए हैं. या नारकली एक जिसमें दिखाया था, बिल्कुल बिल्कुल, वो इकबाल अंसारी का प्ले था. कितना मजा आ रहा है आप दोनों से बात करते हुए. जलाली साहब, आपने तारीखी खेल ज्यादा किए, उसकी कोई खास वजह? क्या समझा नहीं? तारीखी हिस्ट्री बेस्ड. हाँ जी जी. नहीं, हिस्ट्री के अलावा हमने, लेकिन ज्यादातर आपने वो हिस्ट्री बेस्ड की है. हाँ, वो असल में यूँ नुमाया होते थे कि और कोई दूसरा कर नहीं पाता था. मुश्किल काम उसको था. करने के लिए बड़ी हिम्मत और जुर्रत की जरूरत होती थी. क्योंकि एक तो आपको हिस्ट्री मालूम हो, उसका बैकग्राउंड मालूम हो, उस कल्चर के बारे में आप जानते हो, उन रिवायतों के अमीन हो, तब तो आप कर सकते हैं, उसके साथ इंसाफ कर सकते हैं और तारीख को सामने ला सकते हैं. चैलेंजिंग थे वो, उनको बनाना. तो ये सारी चीजें जो है, हमने कॉमेडी भी की, शोज बहुत किए. जी जी. ये राज बताएं पहले कि उसमें इतने सारे घोड़े कहाँ से लाते थे आप? घोड़े 5-5 घोड़ों पे पूरी जंगें लड़वा दी है. अच्छा. और टेबल पे बैठ के, वही तो मैं कहता हूँ, अब हम सोचते हैं कि इन घोड़ों को डिवाइड करना, तो हम डिजॉल्व करके डिवाइड करते थे, और कोई टेक्निक थी नहीं कि एक के ऊपर एक फिगर आ जाए तो वो डबल मल्टीप्लाई हो जाते थे. जी जी. अब तो ये देखते कि एक बटन आप दबाएं और आप चॉइस करें कि आपको चाहिए क्या है. बिल्कुल. आप चॉइस नहीं कर सकते, इंतखाब नहीं कर सकते, इतने आपके पास. सर, ये टेक्नोलॉजी अगर पहले होती तो नहीं, वो होती तो क्या बात, क्या बात. हम तो अब तरसते थे. हमने कहा कि इस दौर में हम होते तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं. पता चलता कि तारीख है क्या. इस वक्त जो दुनिया की टेक्निक जिस हिसाब से आ रही है, आप देखिए हॉलीवुड भी एंड पे वीडियो की तरफ आ जाता है. एडिटिंग में वो तमाम जो 35 mm है, अब उसने भी सप्रेस करना शुरू कर दिया है. अब सब कुछ जो है डिजिटल उसके अंदर आ गया है कि आपको किसी फीते की ज़रूरत ही नहीं है. आप आए बैठे, जो इफेक्ट आपको बनाना है बनाए, मशीन 1 सेकंड में वो इस इफेक्ट को आपकी तरफ दे देती है. सर, आपने इतने मुश्किल और यूनिक टॉपिक्स जो लेकर आए जिस पे कोई और काम नहीं कर सकता था, तो किस तरह से उन टॉपिक को, मतलब आप राइटर से डिस्कस करते थे और राइटर को कितना मुश्किल होता था कि अब बात ये तो इसमें तो मेहनत करनी पड़ती है ना. हर चीज़ आपके पास पकी पकाई तो नहीं आ जाएगी. अगर आपको रिसर्च का शौक है, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको वैरायटी नज़र आनी शुरू हो जाएगी. फिर उसको आप मिक्स करवाएं अपने राइटर से
कि इन चीज़ों को का हवाला देते हुए, ताकि तारीख मस्क भी ना हो। ये ना हो कि आपने तारीख ही गलत कर दी और फिर उन कैरेक्टर की अदायगी जो है ना वो उस तारीख को सबसे ज़्यादा डिपिक्ट करती है। तो हिस्ट्री इज़ नॉट एन ईजी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है कि उस ज़माने में एक सीरियल करने के लिए 2-2 प्रोड्यूसर्स होते थे। हाँ नहीं, ये रवाज बाद में हुआ। अच्छा। उस जमाने में जब जलाली साहब करते थे या मैं करता था, जी जी, तो हम लोगों ने तनहा की, हमारे साथ अच्छा। कभी कोई दूसरा प्रोड्यूसर या इनके साथ नहीं। अच्छा अच्छा। ये रवाज बाद में आया। अच्छा। यानी कि प्रोड्यूसरों की तादाद बड़ी बढ़ गई। गिनती के गिने चुने प्रोड्यूसर होते थे और ड्रामे के प्रोड्यूसर होते थे 3-4 उस जमाने में। जी। बाकी सब कोई शो कर रहा है, कोई ये कर रहा है। तो वो अब ये था कि इतने ज्यादा प्रोड्यूसर हो गए कि उनके प्रोग्राम ही देना मुश्किल हो गया। तब फिर उन्होंने 2-2 लगा दिए। सही। फिर ये कि मैं इसको बड़ा ही नहीं कहूँगा कि उस ज़माने में जो मेहनत की प्रोड्यूसर्स ने, यानी इन्होंने या हमने, वो आज का प्रोड्यूसर नहीं कर पाता है। बिल्कुल। इसलिए दो को लगा दिया। वजह ये थी काजिम कि आप जिस आदमी को लेते थे वो उससे मुताल्लिक होता था, नौकरी करने नहीं आता था। ये नौकरी पेशा ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो पेशा था जिससे आपको लगन हो, मोहब्बत हो और आप क्रिएटिव हो, बना दें। एक मुजस्समा साज जितनी जल्दी मुजस्समा बना देगा हम नहीं बना सके। सही बात। तो लिहाजा उस फील्ड के लोग लिए जाते थे जिन्हें इस आर्ट से मोहब्बत हो। कहा तो जाता वो है कि फिर- ये काम घड़ी देख के करने वाला नहीं है। एकदम। तो बस यही बात है। बिल्कुल। तो अब यह है, लोग नौकरी की गरज से आ रहे हैं। ये इदारा थे ही नहीं, नौकरी की गरज से ये इदारा थे ही नहीं। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी मैंने जैसे अर्ज किया ना कि 1200 लोग इम्तिहान देने आए थे, टीवी के अपॉइंटमेंट जब हुई थी, और उसमें 1200 में से मेरे ख्याल में 46 लोग उन्होंने यानी इंटरव्यू के लिए फाइनल किए। अच्छा, इतने कम। और 16 लोग फिर इंटरव्यू में कामयाब होके 1200 में से 16 भी, जब ये वो बता रहा हूँ जब मैंने टीवी ज्वाइन किया था, 1200 में से 16 लोग थे जो पोस्टिंग हुई थी Select हुए थे। ट्रेनिंग। हमें भी ट्रेनिंग पे रखा गया। अच्छा। 1.5 साल की ट्रेनिंग ट्रेन दी। करके बाकायदा फिर से हम काम आए। शुरू होता था। वाह वाह, क्या बात। तो ये वो ज़माना था। अब तो ये होता है कि जो मिनिस्टर आया तो उसने कहा भाई मेरे गांव में 5 लोग बेरोजगार कर रहे हैं, उनको टीवी में लगा दो। वो टीवी में आगे जॉब का, तो ये वही है जैसे इन्होंने कहा, ये जॉब का इदारा नहीं है ये। बिल्कुल। ये इदारा इसको कर creation दिया का गया। है। क्रिएटिविटी और जिसकी आर्ट वजह की से फील्ड है नुकसान ये। हुआ। बिल्कुल। आप दुनिया को, अपने नाजरीन जो हैं उनको बताते हैं। मतलब जैसे फैमिली ड्रामा है, सबसे ज़्यादा इतने ड्रामों में करने के बाद मुझे आज भी यकीन है कि फैमिली ड्रामा हमेशा से होता है और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि फैमिली में क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स कभी खत्म नहीं कभी होते। खत्म नहीं। सास बहू और ये का हर लेना, घर की कहानी। मियाँ बीवी का, हर घर की कहानी। लेकिन घर में सजाने की चीज हो गई ना टीवी। बिल्कुल। उसके लिए भी एक जगह मखसूस कर दी गई कि यहाँ टीवी रखा जाएगा। तो उसका मतलब है कि वो एक फैमिली मेंबर हो गया। तो फैमिली मेंबर के साथ फिर आपको वही सुलूक करना पड़ेगा कि ताकि उसके बच्चे, दादा दादी, नाना नानी बैठ के देख सकें। तो ये फैमिली चैनल हुआ करता था कि जिसमें किसी को ये, उसमें कोई ऐसा ऐप नहीं नजर आता था कि हम एक दूसरे को फेस ही ना कर पाए। अब तो आप क्या हर लड़की जो गुजरती है, यार यार तुम कहती हो, ये लफ्ज ममनू था। हमारा एक लड़की यार नहीं कह सकती। वाह वाह, क्या बात। कि इस इतना और एक्स्ट्रा मैरिटल एक्टिविटीज तो हमारे यहाँ बैन थी। शादीशुदा मर्द या शादीशुदा खास तौर पे लेडी, उसको तो इन्वॉल्वमेंट कहीं दिखा ही नहीं सकते थे हम। अच्छा। कि वो कहीं इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती। ये बाउंड था कि हमारा जो मजहब है उसमें इजाजत नहीं। वाह, बिल्कुल। हम उसे फॉलो करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही एक फिर खूबसूरत अब कोई फॉलो नहीं बातें हैं और आप जैसी शख्सियात के साथ आज तो बातें मुझे भी बहुत मजा आ रहा जितनी है, ज्यादा लेकिन हो हाँ, उतनी वक्त कम है। लेकिन वक्त है, वक्त का तकाजा है। आप दोनों इसलिए का हमारे बहुत बहुत प्रोग्राम- शुक्रिया। आज तो मुझे इतना मजा आ रहा है। इतने सारे सवाल तो सर रह गए पूछने वाले जो हैं मेरे माइंड में। आपको हम दोबारा जहमत देंगे इंशाल्लाह। प्लीज बहुत- आइएगा, प्लीज प्लीज आइएगा। जब तक जिंदा हैं तब तक टीवी की यादें बरकरार नाजरीन हैं। से इजाजत, आपकी इजाजत, और कल फिर से हाजिर होंगे। और 26 नवंबर तक रोज़ाना हम आपके साथ रहेंगे। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे मेहमान होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।